Hello children, good morning. I'm going to teach you 14th chapter of history, India after independence. In this chapter you will learn about the challenges faced by the newly independent India in 1947. Let's start. After a year of relentless struggle against the British, India finally became free on 15 August 1947. अंग्रेजों से लंबे संघर्ष के बाद आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री का जो ये समय था काफ़ी संघर्षों भरा था, लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाकर देश आज़ाद हुआ। तो इंडियन हिस्ट्री के इस पीरियड के बारे में हमें जानकारी न्यूज़पेपर रिपोर्ट, अदर राइटिंग, फोटोग्राफ्स और फिल्म के थ्रू मिलती है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड फोटोग्राफ्स, these help us understand and clearly visualize the unfold of history. फोटोग्राफ और न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट इस समय के थे वो इंडियन इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। द इमेज हेयर शो, यहाँ पिक्चर दिखाई गई है, ये पिक्चर द फ्रंट पेज ऑफ हिंदुस्तान टाइम, ये हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर था उसका फ्रंट पेज था। अनाउंसिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत की आज़ादी की घोषणा की और अपने न्यूज़पेपर में क्या लिखा, और साथ में एक फ़ोटोग्राफ भी छापा। फोटोग्राफ जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू हैं, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, साइनिंग द ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट पर साइन करते हुए उन्हें इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये फ्रंट पेज था हिंदुस्तान टाइम्स का। और उसी तरह जो पाकिस्तान था, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर मॉर्निंग न्यूज़ अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ द टू नेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो मॉर्निंग न्यूज़ था उसने जो है अनाउंस किया कि इंडिया और पाकिस्तान दो नेशन का जन्म हुआ है। सिंस डिफरेंट न्यूज़पेपर रिपोर्ट द सेम इंसिडेंट फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसी तरह जो दूसरे न्यूज़पेपर थे उन्होंने भारत और पाकिस्तान की आज़ादी को अपने अपने अलग अलग पॉइंट व्यू से दिखाया था, कंपेयर किया था। फॉर एग्जाम्पल, while the Indian and Pakistani newspaper were celebrating their independence, एक तरफ जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी जो न्यूज़पेपर थे वो अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न न्यूज़पेपर मेनली फोकस ऑन द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दैट अकम्पेंड पार्टीशन। जो वेस्टर्न देशों के जो न्यूज़पेपर थे वो आज़ादी के बारे में न लिख करके वो फोकस कर रहे थे उन डेथ के ऊपर, उन पलायंस को जो कि पार्टीशन की वजह से हुए थे। द सन, द न्यूयॉर्क said entire section of the Lahore reported blazing. Jinnah take oath as leader of Pakistan. Other focus on the British. जो न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क जो है वो लिखता है कि मतलब जिन्ना ने शपथ ले लिया पाकिस्तानी लीडर के रूप में, वहीं जो दूसरे सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड लिखता है इट वाज रिपोर्टिंग, वो दूसरे ढंग से लिख रहा है कि ब्रिटेन ने बहुत ही अपने पावर को जो है ट्रांसफ़र कर दिया। जिन्ना लिखते हैं जिन्ना कहते हैं उस पेपर में, सच अ वॉलेंट्री एंड एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र ऑफ द रूल वॉज प्रीवियसली अननोन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के इतिहास में ऐसे जो है मतलब सत्ता का जो ट्रांसफ़र है वो कहीं कभी भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट है लिटरेचर। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया स्पेशली पार्टीशन प्रोड्यूस एन एंटायर जनरेशन ऑफ राइटिंग। आज़ादी के बाद एक पूरी ऐसी जनरेशन आई जिसने कि आज़ादी को न सिर्फ देखा बल्कि विक्टिम ऑफ द पार्टीशन देमसेल्फ, उन्होंने वो खुद इस बंटवारे के जो है विक्टिम भी बने थे। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को लिखा, कहानियों के रूप में, नोट्स के रूप में लिखा, रिपोर्ट के रूप में लिखा कि किस ढंग से बंटवारा हुआ। इस विभाजन के बाद बेकसूर लोगों को सज़ा मिली थी। स्पेशली जो है पंजाब एंड बंगाल वर द रीजन मोस्ट अफेक्टेड बाई पार्टीशन। विभाजन से जो है पंजाब और बंगाल का जो रीजन था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, या यूँ कहें कि बंटवारे ने इस एरिया के लोगों को तोड़ करके रख दिया। बहुत लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन करना पड़ा और बहुत लोग तो रास्ते में मर गए या मार दिए गए। सम ऑफ द मोर प्रोलिफिक ऑफ दैम इंक्लूडेड, इस समय के जो राइटर थे जो कि विक्टिम भी थे, उन्होंने इन सारी घटनाओं को देखा भी था और महसूस भी किया था। उसमें थे सादात हसन मंटो, भीष्म शाहनी, इस्मत चुगताई, खुशवंत सिंह इन पंजाब, अख्तर उस्मान इलियास,
अबू जफ़र शमसुद्दीन एंड सुनील गंगोपाध्याय इन बंगाल। ये सारे वो राइटर थे। देयर राइटिंग प्रोवाइड अस, इनकी राइटिंग जो है वो उस समय की घटनाओं, विभत्स जो घटनाएं घटीं, उन सभी घटनाओं को इन सभी राइटर ने अपने शब्दों में लिखा और अ, आगे आने वाली जनरेशन को बताया कि किस ढंग से बंटवारा हुआ था। इशूज़ फेसिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ादी के बाद भारत को बहुत सारे जो है इशू को फेस करना पड़ रहा था। तो वो कौन कौन से चैलेंज थे जिन्हें वो फेस कर रहा था? जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी रिफ्यूजी क्राइसिस, जो शरणार्थियों की समस्या थी, जो पाकिस्तान से लोग पलायन करके आ रहे थे, हिंदू और सिख। फिर सेकंड था इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एकीकरण करना और एक मजबूत राज्य को बनाना। फिर है राइटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक विशाल कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना, उसमें कि इंश्योर द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सभी लोगों को न्याय मिले सामाजिक रूप से और इकोनॉमिकली भी। फिर है ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बंटवारे के बाद जो देश की अर्थव्यवस्था थी काफ़ी डवाडोल हो गई थी, तो उसको भी स्टेबिलिटी पर लाना था। फिर स्टैब्लिशिंग अ फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति को भी मजबूत बनाना था। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द रिफ्यूजी क्राइसिस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट चैलेंज दैट फेस इंडिया वाज द रिफ्यूजी क्राइसिस कॉज बाय पाकिस्तान। बंटवारे के बाद इंडिया को जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था रिफ्यूजी, शरणार्थी की समस्या, जो पाकिस्तान की देन थी। पार्टीशन रिजल्ट इन द लार्जेस्ट मास माइग्रेशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। भारत जो मानवता के इतिहास है उसमें सबसे बड़ा मनुष्य का पलायन था ये। बोथ एंड ऑफ इंडिया, मिलियंस ऑफ सिख्स एंड हिंदू वर फोर्स टू मूव टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। बड़ी संख्या में जो है सिख और हिंदू जो थे वो पाकिस्तान से पलायन करके इंडिया आए, ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में। मेनी मुस्लिम हैड टू मूव आउट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, और बहुत से मुसलमान भी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए। इस पलायन के समय बहुत हिंसा हुई और बहुत सारे जो कम्युनल राइट्स हुए, सांप्रदायिक दंगे भी हुए। थाउजेंड ऑफ फैमिली लॉस देयर होम्स एंड पोसेशंस, बड़ी संख्या में जो है लोगों ने अपने घर बार छोड़े, और इस समय जो है मानवता पूरी तरह मर गई थी जब बंटवारा हुआ था। द इंडियन गवर्नमेंट जो है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी रिफ्यूजी कैंप को बसाना, शरणार्थी कैंप बनाना और बड़ी संख्या में रिफ्यूजी को उसमें समायोजित करना। मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन वाज फॉर्म्ड। इस समय जो है पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया जो रिफ्यूजी थे उनके पुनर्वास के लिए, एंड प्रोवाइड देम विद द लोन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को लोन प्रदान किया गया, शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट भी दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। At the time of independence, there were 562 princely state in India, each ruled by the Maharaja और नवाब्स। जब देश आज़ाद हुआ उसमें भारत में जो प्रिंसली स्टेट थे 562 थे, और सभी जो प्रिंसली स्टेट थे वो कोई महाराजा उस पर रूल कर रहे थे या फिर कोई नवाब, जैसे कि अवध का नवाब थे, हैदराबाद के निज़ाम थे, ग्वालियर में वहाँ के राजा रूल कर रहे थे। तो ये सभी के सभी प्रिंसली स्टेट कहलाते थे। ब्रिटिश गेव देम ऑप्शन टू आइदर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। ये जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया था कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर इंडिया के साथ जाएं, और स्टे इंडिपेंडेंस, या आपकी मर्जी, आप अपने आप को आज़ाद भी घोषित कर सकते हैं। The task of the integrating the princely state into the India unite fell upon Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. इंडिया के जो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्हें कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के भी कहा जाता है। उन्होंने ये सभी प्रिंसली स्टेट को यूनाइट करने में अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनका बहुत बड़ा योगदान था ये सभी स्टेट को यूनाइट करने में। ड्यू टू पटेल्स स्टेटस डिप्लोमेटिक, ऑलमोस्ट ऑल द प्रिंसली स्टेट ज्वाइन इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति की वजह से जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वो इंडिया में ज्वाइन हो सके। ओनली द स्टेट ऑफ जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, हैदराबाद एंड कश्मीर हेल्ड बैक।
तीनों ये जो रियासतें थी, जूनागढ़ की रियासत, हैदराबाद के निज़ाम और कश्मीर, ये तीनों जो थे वो अपने आप को इंडिया के साथ यूनाइट नहीं कर रहे थे। ऑल थ्री हैड अ मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन। इन तीनों रियासतों में जो थी वो मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन थी। एंड द रूलर्स आइदर वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। ये जो यहाँ के जो रूलर थे या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे या फिर अपने आप को आज़ाद घोषित करना चाहते थे। However, the people of Junagadh opted to join India. जूनागढ़ जो है वहाँ जनमत संग्रह कराया गया और वहाँ के 90% में, क्योंकि वहाँ हिंदू मेजोरिटी में थी, तो 90% लोगों ने भारत में अपना विलय करने के लिए सहमति दी थी। सेकंड है द निज़ाम ऑफ हैदराबाद, द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन इंडिया। हैदराबाद का जो प्रिंसली स्टेट था वो सबसे बड़ा स्टेट था। एंड वो जो था वो अपने आप को, हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित करना चाहते थे, पर इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो चाहती थी कि ये नेशनल यूनिटी के लिए ख़तरा हो सकता है। तो एंड हैदराबाद में जो है आसफ जाही डायनेस्टी ने तकरीबन 200 साल तक यहाँ रूल किया और हैदराबाद का विलय 1948 में किया गया। यहाँ पर जो है ऑपरेशन पोलो के नाम से सैन्य अभियान के जरिए हैदराबाद की रियासत का विलय भारत में किया गया ना। ऑपरेशन पोलो इसलिए यहाँ चलाया गया क्योंकि उस समय हैदराबाद में दुनिया का सबसे ज़्यादा 17 पोलो ग्राउंड थे। तो इस तरह से हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। अब नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर में भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, बट वहाँ जो रूल कर रहे थे, जो राजा थे, वो हिंदू रूलर थे, राजा हरी सिंह। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, आज़ादी के समय, जो हरी सिंह वो डिसाइड नहीं कर पाए कि वो इंडिया के साथ रहेंगे या फिर कश्मीर को आज़ाद करेंगे। इसी बीच क्या हुआ, वैन कश्मीर वॉज इन्वेडेड बाय द पठान ट्राइब फ्रॉम पाकिस्तान। 1947 में ही जो पठान ट्राइब्स थे पाकिस्तान के, उन्होंने कश्मीर पर अटैक कर दिया एंड हरी सिंह एग्री टू ज्वाइन इंडिया। हरी सिंह जो है वो राजी हो गए कि वो इंडिया के साथ कश्मीर का विलय करेंगे इन रिटर्न फॉर मिलिट्री हेल्प, ताकि भारत से उन्हें सैन्य सहायता मिल सकेगी। इस तरह से जो ओकेजन ऑफ कश्मीर, द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड। जो कश्मीर का जब भारत में विलय हो गया तो इसके बाद जो स्टेट्स जितने भी थे उनका एकीकरण का काम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है द राइटिंग ऑफ अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। To draft the Constitution of Independent India, a Constituent Assembly was formed in December 1946. आज़ाद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की गई दिसंबर 1946 में। द टास्क दे फेस्ड, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ा, क्योंकि उसे बहुत विशाल कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसे प्रोटेक्ट करना था, राइट्स ऑफ एवरी सिटीजन, जितने भी लोग थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, उनके सभी के राइट को प्रोटेक्ट करना था। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगा। जब ये इतना लंबा समय लगा तो जो असेंबली के मेंबर थे वो कौन कौन से जो इशू थे जिस पर उन्होंने बहुत लंबा डिबेट किया। तो फर्स्ट जो था वो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो कि सभी लोग जो 18 ईयर से बड़े हैं उनको वोट देने का राइट मिला, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट जो था वो इक्वल सोसाइटी, यानी एक समान समाज की स्थापना करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा डिबेट हुआ। फिर है नेक्स्ट टॉपिक था प्रोवाइड जस्टिस फॉर ग्रुप हु हैड बिन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट फॉर ईयर। वो लोग जो बहुत सालों से शोषित थे उनके लिए न्याय की व्यवस्था करना। फिर इसके अलावा गवर्नमेंट में रिलीजन का क्या रोल होगा, इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फिर विच लैंग्वेज शुड बी चूजन एज द नेशनल लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज जो है नेशनल लैंग्वेज चुना जाएगा। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी को लेकर के जो साउथर्न स्टेट थे वो अगेंस्ट थे इस आइडिया के खिलाफ, तो इस पर भी काफ़ी डिबेट चला। फिर इसके अलावा जो सेंट्रल होगा, यानी हमारी जो व्यवस्था है, केंद्र सरकार और फिर स्टेट, ये दोनों को ही स्ट्रॉन्ग बनाना था और स्टेट को भी जो है सेंट्रल के साथ जोड़ के रखना था। इस पर भी काफ़ी बहस हुआ जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चलती थी तब।
Finally, under the able supervision of Dr. V.R. Ambedkar, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्हीं के सुपरविजन में द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पब्लिश्ड ऑन द 26 जनवरी 1950। नया कॉन्स्टिट्यूशन बन करके जो तैयार था वो पब्लिश हुआ 1950 को, जनवरी 26 जनवरी 1950 को। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे इन इंडिया। इस तरह से 26 जनवरी 1950 को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया एज ए सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडिया एक सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है, इंश्योर इक्वलिटी, जहाँ सबको समानता का अधिकार है, जस्टिस है, सभी के साथ न्याय है, लिबर्टी है, सबको आज़ादी है। इंडियन सिटीजन्स बाय द एबलाइजिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो छुआछूत है वो पूरी तरह से यहाँ ख़त्म है। रिजर्विंग सीट इन द लेजिस्लेटर फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को और पिछड़े लोगों को जो है लेजिस्लेचर में जो है कुछ सीटें रिजर्व की गई हैं। एंड अडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार मिला है। इंडियन अबव द एज ऑफ 18 हैड द राइट टू वोट। जो भी भारतीय 18 साल से बड़ा है उसे वोट देने का अधिकार है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू चिल्ड्रन।